अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? क्लियर है? हम स्टार्ट करें? जी सर। बेटा इसमें आज सॉरी, पहले तो सॉरी कि डिले हो गया, हमारे ये सारे लेक्चर्स के मैं बिजी था। तो इसमें ये है कि जूम का मैं आज सर्च कर रहा था, तो 100 पार्टिसिपेंट एट द वन टाइम आ सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम। तो हमारे एक जो हैं 3, अगर हम सेक्शन को करें तो वो 100 से ज़्यादा बनते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम मॉर्निंग को मॉर्निंग में रखें और इवनिंग 2 सेक्शन को इवनिंग में पढ़ा लें 3 बजे? सर वो मॉर्निंग तो से कोई मसला नहीं है, इवनिंग। तीनों सर तीनों भी कंबाइन उसमें को सारे स्टूडेंट्स तो क्लास लेते भी नहीं है। हम तो 4 सेक्शन भी क्लास लेते रहे। अभी पहली जो हमारी क्लास हुई है ना, वो चारों सेक्शन की कंबाइन हुई है, तो वो इजीली हो गई थी। चलें, ये मैं कंटिन्यू रखता हूँ। अगर फिर भी कोई बच्चों को 100 से ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लम आई, तो फिर आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है, ताकि इसको मैनेज कर जी लें। सर ठीक है। जी सर ठीक है। तो अभी जो तकरीबन काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हो गए, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसमें ये है कि बेटा ये जो कोर्स है, इसका पहले तो मैं थोड़ी-सी 5-10 मिनट इम्पोर्टेंस बताऊँगा। उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटेंट्स लिखवा के इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसके ये है, इसका जो कंप्लीट टाइटल है, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड साइंटिफिक राइटिंग है, एफएसटी 609 है आई थिंक। तो इसमें ये है कि ये कोर्स आपके बीएस के अलावा एमएस और पीएचडी में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो हमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में ज़रूरत होती है। इसमें बीएस क्या आप समझ लें कि 20 to 30% मटेरियल हम पढ़ेंगे बीएस से रिलेवेंट आपके, और बाकी जो भी हम मटेरियल होगा मैं आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँगा कि ये एमएस और पीएचडी के लिए होगा, जो आपने वहाँ जाके परफ़ॉर्म करना होगा, जो जो करना होगा, जिसकी बेस पे आपको डिग्री मिलेगी। तो अगर ये कोर्स आप सीरियस होके इसको सुन लें, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसके कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी गारंटी देता हूँ आपको, अगर ये कोर्स आपने समझ लिया, सुन लिया और तवज्जो की, तो आपके लिए एमएस और पीएचडी बहुत आसान हो जाएगी, ईज़ी हो जाएगी। क्योंकि इसमें स्किल्स हैं, कुछ साइंटिफिक राइटिंग है, जो एमएस और पीएचडी के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें ये है कि ये कोर्स मोस्टली 60 to 70% रेलेवेंट टू योर एमएस एंड पीएचडी डिग्रीज, ठीक है। बीएस के लिहाज से हम इसमें सिर्फ इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, इन जो आपके 8 सेमेस्टर में इंटर्नशिप क्या होती है और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें ओरल प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा जो बीएस से रेलिवेंट है। और बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं वो आपकी फर्दर डिग्रीज के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपकी स्किल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो होपफुली आप तवज्जो से पढ़ेंगे। मैं मेरी भी कोशिश होगी कि जितना मैं मैक्सिमम आपको पढ़ा सकूँ। इसमें इसके कंटेंट्स ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसके 2 ही लेक्चर रखे हैं पर वीक, और है भी ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स। तो उम्मीद है कि हम 2 से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते में ये कवर कर लेंगे कोर्स। तो तवज्जो से सुनेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है। अटेंडेंस आपको पता ही है, ऑनलाइन में सारे सब प्रेज़ेंट ही होते हैं। तो इसमें वो लोग तवज्जो से सुनें जो चाहते हैं कि हमने वाक़ई से कुछ सीखना है। तो इसमें सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे वही चीज़ रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करवा भी सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी करवा सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट करना होगा तो वो भी कर लेंगे। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये कोर्स ज़ीरो है, बिल्कुल। तो इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं पूरे उसमें ओवरऑल पूरे सेमेस्टर में। तो वो मैं आपके सामने ओपन भी हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं साथ-साथ अगर आपके पास नोटबुक है तो वो लिख भी लें, मैं एक दफ़ा आपको सारे लिखवा देता हूँ कि कौन-कौन से कंटेंट्स हमने स्टडी करने हैं। सबसे जो फर्स्ट है वो है ओरल प्रेज़ेंटेशन, यानी इसको साइंटिफिक प्रेज़ेंटेशन भी कहते हैं। साइंटिफिक प्रेज़ेंटेशन क्या होती हैं? ये कैसे बनानी चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपके बीएस से रेलेवेंट भी है ये चीज़ें। आपने कहीं भी जाके प्रेज़ेंटेशन देनी है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपनी डिग्री में, या एट द एंड ऑफ लास्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप में, तो वो प्रेज़ेंटेशन आपने कैसे बनानी है और हाउ टू डिलीवर, और उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है,
वो ओरल और साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सेकंड जो कंटेंट है बीएस से रेलिवेंट ही, वो इंटर्नशिप क्या होती है, व्हाट इज इंटर्नशिप, और उसके कंटेंट्स कौन से होते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने के, और इंटर्नशिप रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। वो आपसे का रेलिवेंट है, 8th सेमेस्टर में आपको वो फायदा देगी चीज। उसके बाद जो कंटेंट्स हैं वो हमारे रिसर्च से शुरू होते हैं कि रिसर्च, इसका जो फर्स्ट वर्ड है ना रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड साइंटिफिक राइटिंग, तो रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, रिसर्च क्या होती है, टाइप्स कितनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी रिसर्च के बारे में एक पूरा लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर्स होंगे रिसर्च के ऊपर कि व्हाट इज रिसर्च, ठीक है। ये और रिसर्च आपको पता है ये मोस्टली जो है एमएस और पीएचडी से रेलिवेंट होती है। बीएस में इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बीएस में आपके कोर्सेज वगैरह ही होते हैं। तो उसके बाद के रिसर्च के लिहाज से फिर आगे हम पढ़ेंगे कि रिसर्च के बाद के रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, जिस तरह से कि पहले 2 वर्ड हैं ही, ये रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कहाँ सबमिट होते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जिनसे हम फंडिंग लेते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट जमा करवा के। तो हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप में भी जब आप इंडस्ट्रीज में जाएं या किसी इदारे में जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपसे रिसर्च प्रोजेक्ट बनवाएं, या आप रिसर्च प्रोजेक्ट पे जो ऑलरेडी रनिंग में होंगे उन पे आप वो काम कर रहे होंगे। तो बाकी ये इसके बाद है कि जो अब एमएस और पीएचडी से रेलिवेंट चीजें हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस करनी है कि व्हाट इज साइनॉप्सिस क्या होता है, साइनॉप्सिस SYNOPSIS, साइनॉप्सिस क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, बनाते कैसे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, डिग्री में एमएस में चाहिए, पीएचडी में चाहिए, कब सबमिट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ये सारा सिनॉप्सिस क्या होता है। उसके बाद थीसिस क्या होता है, थीसिस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कंटेंट्स क्या हैं, माइनर कंटेंट्स क्या हैं, मेजर कंटेंट्स क्या हैं, थीसिस से रेलेवेंट। एमएस में भी थीसिस बनता है, एमएस में थीसिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएचडी में थीसिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने पेजेस चाहिए एमएस में, कितने पीएचडी में चाहिए, ओवरऑल थीसिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक होता है सिनॉप्सिस डिफेंस। डिफेंस मीन आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने सिनॉप्सिस के लिहाज से, आपने उसको डिफेंड करना होता है फैकल्टी के सामने, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। और इसी तरह थीसिस डिफेंस होता है। थीसिस डिफेंस क्या होता है, उसमें क्या आपने अपने रिजल्ट्स डिफेंड करने हैं, इंटरप्रेट करने हैं, डिस्कस करने हैं, और वो आपने वहां जाके पूरी फैकल्टी के सामने डिफेंड करना होता है। ये सिनॉप्सिस और थीसिस डिफेंस है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, वो हम मैं साथ साथ बताता हूँ, बल्कि लिख ही ले, मैं अभी आपको साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें है कि रेफरेंस सेटिंग कैसे करनी है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस स्टाइल कौन सा होगा, रेफरेंस लिखते कैसे हैं, अथर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जर्नल्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स कौन से हैं, और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में हमने पढ़ना है, ये कि ये स्कॉलरशिप गेन करने के लिए होता है, या बाहर कहीं अप्लाई करने के लिए, या पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है रिसर्च प्रपोजल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो उसके बाद इसमें लिख लें कि थीसिस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ थीसिस के बारे में। स्टैटिस्टिकल डिजाइन कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, किस रिसर्च पे होते हैं, हमारी जो फूड से रेलिवेंट रिसर्च है उस पे कौन से डिजाइन लगते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल डिजाइन के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आप कह लें कि जो रेलिवेंट चीजें हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ये सारा हमने अभी डिस्कस करना है। तो रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर के बारे में पूरा एक लेक्चर होगा, रिसर्च पेपर बनाते कैसे हैं और इसको सबमिट कैसे करवाते हैं। सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म के लिहाज से हमने पढ़ना है, प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और आपको वो कैसे अप्लाई करते हैं, प्लेजरिज्म डिटेक्ट कैसे होता है, कट आपने जो कॉपी पेस्ट किया होता है या कट पेस्ट किया होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्लेजरिज्म के कुछ रूल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं।
उसके बाद रिव्यू पेपर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो ये कुछ चीजें हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं, और इसमें और कोई खास चीज नहीं है। ये कंसेप्ट पेपर है, एक कंसेप्ट पेपर के बारे में हमने पढ़ना है, ये भी आपका कंटेंट है। और एक और कंटेंट है, मेरे जहन से निकल गया, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट हमने कैसे डिस्कस करना है, पेटेंट की टाइप्स कौन सी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो पेटेंट करवाती हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हम कांटेक्ट करेंगे। और एक है शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट इज शॉर्ट कम्युनिकेशन, वो भी इसी से रेलिवेंट है। अब जितने कंटेंट्स थे मेरे जहन में आए या जो सामने अवेलेबल थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ फिर भी मिसिंग हुए तो वो मैं आपसे बाद में शेयर कर लूंगा और वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक बेटा कुछ आवाज क्लियर थी, समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर था वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन पे है। ठीक है, जो आज हमने पढ़ना है, कंटेंट्स इतने ज्यादा नहीं है इसलिए हम जल्दी होपफुली इसको कवर कर लेंगे। बस ये है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना आपको अंडरस्टैंड आपने करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझसे डिस्कशन करनी है, जो आज हम लेक्चर पढ़ेंगे आपको आएगा तो इसका फायदा होगा, अगर नहीं आएगा तो आपको फायदा नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें कोई आपके अंदर रट्टे वाली नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसका फॉन्ट साइज क्या होता है, उसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है, और हाउ टू डिलीवर। दो चीजें इसमें, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू डिलीवर। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें हैं कि कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, वो चीजें हैं उसमें। हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू डिलीवर। हाउ टू प्रिपेयर में पहले, सबसे पहले मैं हाउ टू प्रिपेयर की, बल्कि उससे पहले मैं आपको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि साइंटिफिक प्रेजेंटेशन होती क्या है, इसको साइंटिफिक क्यों कहते हैं। ये क्या साइंटिफिक के अलावा भी कुछ प्रेजेंटेशन होती हैं जिनको हम क्योंकि अगर हम प्रेजेंटेशन का नाम दे तो इस मीन कि ऑल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर साइंटिफिक वर्ड क्यों यूज किया गया? साइंटिफिक वर्ड इसलिए यूज किया गया बेटा, जो आपके, जिस तरह मैंने अभी आपसे शेयर किया, सिनॉप्सिस डिफेंस, थीसिस डिफेंस, यानी आपकी रिसर्च से रेलिवेंट कोई प्रेजेंटेशन होगी, आपकी कोई साइंस से रेलिवेंट कोई प्रेजेंटेशन होगी, उसको हम साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। आप कोई जनरल प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी चीज पे, कोई बीएस की आपके सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है, आप कोई भी टॉपिक उठा के किसी भी चीज से रेलिवेंट कोई आप प्रेजेंट कर देते हैं, उसको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हम नहीं कहेंगे। साइंटिफिक मींस रिसर्च प्रेजेंटेशन, डाटा जिसमें होगा और आपने वर्क किया होगा या किसी पुराने साइंटिस्ट ने वर्क किया होगा जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, या आपके किसी कुलीग ने, आपके किसी फ्रेंड ने डिस्कस किया होगा, नहीं वर्क किया होगा डाटा के ऊपर, वो डाटा आपने प्रेजेंट करना है, तो उसको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जो बाकी प्रेजेंटेशन है आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड, वो जनरल प्रेजेंटेशन है। हमने यहाँ साइंटिफिक के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि आपकी बीएस लेवल पे या बीएस के बाद जहाँ भी आप जाएंगे, आपकी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ही कंसीडर होंगी। आप इंडस्ट्री में जाके प्रेजेंट करेंगे, या आप कहीं कह लें कि एमएस में आके प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना सिनॉप्सिस डिफेंस करते हैं, तो आपको साइंटिफिक का वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हम बना कैसे सकते हैं? ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। आप रफ प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, कंसीडर हो जाएगी, लेकिन आपका इमेज बैड पड़ेगा, आपका इम्पैक्ट बैड पड़ेगा, आपके नंबर भी कट सकते हैं, और आपके वो कहेंगे कि इसका लेवल ही नहीं है ये कि प्रेजेंटेशन दे। उसमें कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड हैं, अगर आप वो मीट करने इतना मुश्किल नहीं है, बस हमने इसको हवा बनाया हुआ है कि हम प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते और उसको डिलीवर नहीं कर सकते। हमारा जो सोसाइटी है इसमें सबसे वीक पॉइंट प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट ये है कि हम घबराते हैं, एक तो सामना करते हुए और एक उसको डिलीवर करते हुए, कि आप जो आपके सामने सारे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, या आपका स्टाफ बैठा है, पीएटी स्टाफ है या जो भी है, तो इसमें आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें दो चीजें आ जाती हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। कुछ लोग
इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का तो आप लोगों को पता होगा। कुछ लोग इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के हमारे होते हैं, कुछ कह लें सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। कुछ समझते हैं कि हमें बहुत ज्यादा आता है, हमारे सामने जो बैठे हैं वो बिल्कुल ही फारग हैं, और कुछ है कि समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम सामना करते हुए डरते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इसमें कवर करनी है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं पहले अब प्रेजेंटेशन बनाने का आपको तरीका बता दूं, उसके बाद फिर डिलीवर में ये चीजें शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे जो पहली स्लाइड होती है उसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं। फर्स्ट स्लाइड जिसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं, उसमें आपका जिस चीज पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो टॉपिक है आपका, आपको टाइटल मिला है, जिस पे आपने रिसर्च किया है, कोई टाइटल होगा, वो टाइटल आपने देना है। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज 40 होना चाहिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, फॉन्ट साइज 40 एंड बोल्ड। ये होगा तो आपका स्टैंडर्ड होगा। आप ये ना समझें कि 40 नहीं होगा तो आप जीरो हैं। आप 38 भी कर सकते हैं, आप 36 भी कर सकते हैं, 44 भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो 40 है। यानी जहां आपको फील हो 36 और 44 के दरमियान, ठीक है, कि आपको अच्छा लग रहा है कि वो सारे लोग पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को, उसका व्यू अच्छा है, तो आपने वो उसका फॉन्ट रखना है, फॉन्ट साइज। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेपर में पूछूं, स्टैंडर्ड का लफ्ज साथ यूज हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज ऑफ टाइटल इज, तो आपने फिर 40 ही लिखना होगा, फिर 36 टू 44 आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज 40 है। उसके अलावा आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाते हुए, फिक्स नहीं है ये। बस एक कह लें कि 40 एक अच्छा लगता है, एक हर बंदा उसको दूर से पढ़ सकता है, और साथ बोल्ड भी होना चाहिए। ठीक है, उसकी शॉर्ट की भी है, वो तो आप सबको पता ही होगा, कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेम, आपका रोल नंबर, अब आपकी सारी डिटेल्स होंगी, इंस्टीट्यूट नेम, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि जिस इंस्टीट्यूट और जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसका मोनोग्राम लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप वहीं बाहर जाके प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपकी एक यूनिवर्सिटी की वो हो जाएगी प्रेजेंटेशन, यूनिवर्सिटी एक नुमाया हो जाएगी, आपका डिपार्टमेंट नुमाया हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेंशन ज़रूर करें, नेम, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, डिपार्टमेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम और उनके मोनोग्राम्स। और फिक्स नहीं है मोनोग्राम, ठीक है, फिक्स नहीं करना कि अगर मोनोग्राम नहीं लगाए तो आप जीरो हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज में फिर बार बार कह रहा हूँ कि काउंट जरूर होगी, इंपॉर्टेंस जरूर है इस चीज की, लेकिन ये समझना कि आपने अगर मोनोग्राम नहीं लगाए तो आप जीरो पे आ गए, ऐसा भी गलत है। तो इसका जो फॉन्ट साइज है, आपका नेम जहां आपने लिखा, रोल नंबर लिखा, यूनिवर्सिटी नेम, डिपार्टमेंट नेम, 28 होना चाहिए। ठीक है, टाइटल, उसका टाइटल का 40 और इसका बाकी का 28 आपके सामने आ रहा है। तो इसमें एक है कि राइट साइड पे आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम आए, और लेफ्ट साइड पे आप कोशिश करें कि आपके इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट का मोनोग्राम आए। ये एक अच्छा लगता है, ओवरव्यू अच्छा होता है कि आपका जो लेफ्ट राइट साइड है वो यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम के लिए, और लेफ्ट साइड इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के मोनोग्राम के लिए हो। ठीक है, अब उसके बाद जहां से आपका, आप कोशिश करें जो इससे नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, ये तो टाइटल स्लाइड थी। नेक्स्ट स्लाइड एक होती है कि जनरल ओवरव्यू दें कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन में आपने क्या चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, उसमें आप कोशिश करें कि बताएं कि मैं आगे इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं मटेरियल मेथड एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं रिजल्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर उनका कंक्लूजन होगा, फिर रिकमेंडेशन होगा। जो भी चीजें आपने पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर करनी है ना, उसका एक जनरल ओवरव्यू देना है सेकंड स्लाइड में। ठीक है, वो स्लाइड का जो फॉन्ट साइज होगा यहाँ नहीं मेंशन सामने, लेकिन उसका कोशिश करें जो उसकी हेडिंग है वो 32 हो, और टेक्स्ट एरिया जहाँ आप बता रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन है या कंक्लूजन है या रिकमेंडेशन है, वो 28 होगा। ठीक है, जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, ऊपर वाला पोर्शन, उसकी 32 फॉन्ट होना चाहिए, और जो टेक्स्ट एरिया है उसका 28 फॉन्ट साइज हो। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं इधर आपको शो हो रहा होगा, हेडिंग पोर्शन, जो मेन हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज 32 होना चाहिए, और जो टेक्स्ट एरिया है उसका 28 होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक रूल भी बता दूं, सामने नजर आ रहा होगा आपको शायद स्क्रीन पे, जिसको हम 6x6 रूल कहते हैं। ठीक है, एक रूल डिफाइन है वर्ल्ड वाइड के हमने स्लाइड कैसे बनानी है, उसके लिए एक रूल है जिसको हम 6x6 रूल कहते हैं। वो 6x6 रूल क्या है? वो नाम से ही इंडिकेट है कि एक स्लाइड पे 6 लाइन से ज्यादा ना आए। मैक्सिमम भी आप अगर मटेरियल देना चाहते हैं तो 6 स्लाइड हो, सॉरी 6 लाइंस हो। ठीक है, एक स्लाइड के अंदर 6 लाइंस हो, इससे ज्यादा लाइंस ना हो, और हर लाइन के अंदर 6 वर्ड से ज्यादा ना होना, कम हो जाए ज्यादा ना हो 6 वर्ड से। यानी आप कह लें कि एक स्लाइड के अंदर 6 लाइंस और हर लाइन के अंदर 6 वर्ड, ये बस अपने जहन में बिठा लें। इसको 6x6 रूल कहते हैं। ठीक है, 6 लाइंस और 6 वर्ड्स एक लाइन के अंदर, यानी टोटल आप अगर वर्ड काउंट करें तो 36 बनते हैं, क्योंकि 6 लाइन है और 6 वर्ड है हर लाइन में। लेकिन कम हो जाए वो ठीक है, ज्यादा ना हो। वो एक स्लाइड भरी हुई, या जिसको कहते हैं पैराग्राफ देना, वो अहमकाना काम है। पैराग्राफ कभी नहीं उठा के पेस्ट कर देना। आपने जब भी प्रेजेंटेशन देनी है पॉइंट्स की फॉर्म में देनी है, यानी आपने पॉइंट शेयर करने हैं और उनको एक्सप्लेन खुद करना है। ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ उठा के दे दें, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, पैराग्राफ नहीं देना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब आपकी प्रेजेंटेशन होंगी 8th सेमेस्टर में और इंटर्नशिप के बाद, तो उसमें कोशिश करें कि पॉइंट्स की फॉर्म में ही सारा एक्सप्लेन करें, पैराग्राफ ना हो। जिसका पैराग्राफ होगा उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको दोबारा प्रेजेंट बनाने का कहते हैं, वो दोबारा फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसमें बेहतर यही है कि आप इसमें, मैं यहाँ 6x6 रूल लिख दिया है, आपने इन सबको फॉलो करना है। दूसरा ये है कि हर स्लाइड के ऊपर कोशिश करें, जो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन होती है, साइंस का मतलब है कि राय कोई अथेंटिक चीज आप दे रहे हैं, और अथेंटिक चीज कब होती है? जब साथ रेफरेंस मेंशन होगा तो वो अथेंटिक होगी। यानी वो 100% आप कंसिडर करेंगे कि ठीक है अगर साथ रेफरेंस कोट किया गया है। तो आपने हर स्लाइड पे कोशिश करनी है 1 या 2 रेफरेंस मस्ट देनी है। अगर 2 नहीं भी दे रहे तो 1 लाजमी देना है, अदरवाइज वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन नहीं होगी। साइंस मीन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मीन विद रेफरेंस, यानी रेफरेंस कोट किया होगा किसी, या आपने डाटा कहाँ से लिया है, साथ रेफरेंस दे। वो रेफरेंस किसी बंदे का भी हो सकता है, किसी जर्नल का भी हो सकता है, किसी बुक का भी हो सकता है, और किसी न्यूज आर्टिकल का भी हो सकता है, न्यूज़पेपर का भी हो सकता है, और किसी वेबसाइट का भी हो सकता है। और लेकिन उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेफरेंस का फॉन्ट साइज। अगर वो एक रेफरेंस दे रहे हैं, एंड पे दे रहे हैं, तो उसका भी 20 होगा। अगर हर लाइन के साथ दे रहे हैं, जो 6 लाइन है उनके साथ दे रहे हैं, फिर भी उसका फॉन्ट साइज 20 होगा। ठीक है, रेफरेंस लाजमी देना है, वरना वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कंसीडर नहीं होगी। तो ये 6x6 रूल भी याद रखना है। रेफरेंस साइज भी कि 20 है, उसमें 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मतलब 18 या 22 हो जाए तो इट्स ओके। लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड साइज 20। अगर मैं पेपर में पूछूं कि रेफरेंस कोड का या रेफरेंस का जो साइड में हमने देना है उसका साइज कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज, तो आपने वहां लिखना है कि 20 फॉन्ट साइज स्टैंडर्ड है। तो ये 2 पॉइंट मैंने डिस्कस करनी है अब आपसे। अब थर्ड है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें बैकग्राउंड स्लाइड का या राइटिंग का कलर कौन सा हो जो दूर से नजर आए, पढ़ा जाए। बाजू का होता है कि आपने रेड दिया होता है, ब्लू दिया होता है, कोई इधर से वो जिसको कहते हैं पेंडू कलर। ठीक है, कई हमारे पिंड के लोग होंगे, पेंडू जिसको हम कहते हैं, मैं ये मजाक में बात है, इसको सीरियस नहीं लेना। तो कोई जॉगर पहन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई पैंट कोट पहन के जॉगर पहन लेगा, ये सारी मजाक की चीजें। लेकिन वो कोशिश करें कि आप डिसेंट वे में आए। वो तो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा कि आपने कैसे उसको करना है, मैनेज करना है आपने अपने क्लॉथ्स को। तो जो क्या आपने वहाँ कैसे जाना है, कैसे अपने आप को पेश करना है। अब यहाँ आपने कैसे मटेरियल को पेश करना है, ये हम मटेरियल की प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं कि मटेरियल आपने कैसे देना है। कि रेड बैकग्राउंड हो, उसमें ब्लैक लिखा हो, कितना बुरा लगेगा। तो कोशिश करें जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वही आप चूज करें प्रेजेंटेशन के लिए। व्हाइट बैकग्राउंड हो और राइटिंग स्टाइल ब्लैक हो,
या ब्लैक वाइट बैकग्राउंड हो और राइटिंग कलर वाइट हो, ये एक अच्छा लगता है, ये एक डिसेंट वे है। कोशिश करें कि जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे सारा वाइट हो और जो वर्ड उस पे या जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो ब्लैक में हो सारा, ताकि वो दूर से पढ़ा जाए, हाईलाइट हो। तो इसमें कोशिश करें कि व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक वर्ड्स, ये स्टैंडर्ड है। पेपर में मैं पूछूंगा तो आपने यही दोनों लिखने हैं, और भी यूज और भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छे होंगे बेशक, लेकिन एक जो वर्ल्ड वाइड जो चूज किया गया है, जो रिकमेंड किया गया है, वो व्हाइट बैकग्राउंड है और राइटिंग स्टाइल वो ब्लैक वर्ड्स हैं, ब्लैक में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एक राइटिंग स्टाइल भी होता है जिसमें हम टाइम न्यू रोमन भी कह देते हैं, कुछ और इटैलिक, जो कुछ भी कहते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है वो टाइम न्यू रोमन से ही चलता है, उसी को आप फॉलो करें। टाइम न्यू रोमन राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, उसमें बुक एंटी का भी है और भी है काफी सारे, लेकिन आपके लिए जो साइंटिफिक एक चूज किया गया है, जो अच्छा लगता है, वो है टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है, उसके बाद एक चीज यहाँ लिखी हुई है कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, कि वो ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो और पॉइंट वाइज हो। ठीक है, तो मेन चीज है कि आपने पैराग्राफ नहीं देना, फिर वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पॉइंट्स की फॉर्म में देना है। ठीक है, और अगर आप किसी वर्ड को चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें, या आप चाहते हैं कि इस वर्ड पे मैंने फोकस करना है, सारे इस वर्ड पे लोग तवज्जो करें, तो आप उसको या तो कलर कर दें, पूरी प्रेजेंटेशन एक स्लाइड है ना, उसमें आप चाहते हैं कि एक वर्ड है, उसको फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का ही वर्ड है, आप चाहते हैं ये सारे लोगों को पता चलना चाहिए, ये बैकग्राउंड वर्ड सबको नजर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसको आप हाईलाइट कर दें, कोई भी कलर दे दें, और कलर दे दें ब्लैक के अलावा। मतलब पूरी राइटिंग स्टाइल चल रहा है ब्लैक का, सारा ब्लैक में लिखा हुआ है, सिर्फ एक वर्ड आप रेड कलर कर दें या ब्लू कर दें, यानी जो पता लगे कि ये नॉमिनेट किया गया है, नजर आना चाहिए। और दूसरा, या उसको बोल्ड कर दें। ठीक है, उसको बोल्ड कर दें या हाईलाइट कर दें। उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लोग नोट कर रहे होते हैं, एंड पे क्वेश्चनिंग होती है, तो लोग तभी नोट करेंगे जब स्लाइड नंबर आप देंगे। यानी 3 नंबर स्लाइड पे मेरा ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं लिख लूंगा कि 3 नंबर स्लाइड पे मैंने ये आपसे डिस्कस करना है, 6 नंबर स्लाइड पे ये करना है। अगर स्लाइड नंबर ही नहीं होगी तो मुझे याद ही नहीं रहेगा मैंने कौन कौन से पॉइंट आपसे डिस्कस करने थे। तो स्लाइड नंबर मस्ट है, आपने स्लाइड नंबर लाजमी देने हैं, ये क्वेश्चनिंग में हेल्प करता है स्लाइड नंबर। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे कोड करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म होता है और एक लॉन्ग फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म का मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में स्लाइड के अंदर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आपने रेफरेंस देना है, और एंड पे वो लॉन्ग फॉर्म होगी। अब शॉर्ट फॉर्म हम कैसे देते हैं? ठीक है, इसमें अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता था। तो इसमें देख लें कि अगर एक अथर का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि एक अथर ने पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने कोशिश करनी है, आपके सामने आ रहा होगा ओनली वन अथर, एक बंदे, मैं एक, आप मेरा रेफरेंस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैंने वो कोई आर्टिकल लिखा है, तो आपने देखना सामने मैंने लिखा हुआ कि फैमिली नेम यूज करना है और किस साल में वो पब्लिश हुआ वो यूज करना है। सेकंड नेम है मेरा सईद, तो यहाँ आपके सामने SAEED सईद आ रहा होगा और आगे कॉमा डाल के स्पेस देके ईयर लिख दिया कि ये 2018 में मेरा कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, आप उसका रेफरेंस कोट कर रहे हैं। अगर वन अथर है, वन अथर मीन वन, मैंने एक अकेले ने वो आर्टिकल लिखा है। अगर मेरे साथ कोई और मिल जाता है तो उसको हम कैसे करेंगे? अगर दो अथर्स हो जाएं तो उसमें ईयर ऑफ पब्लिशिंग और सेकंड नेम, दोनों के सेकंड नेम फैमिली नेम होंगे। जिस तरह यहाँ दरमियान में थोड़ी सी गलती है, एंड आना चाहिए था, सईद एंड अफजाल, अफजाल मोहम्मद अफजाल नाम है तो वो अफजाल सेकंड नेम हुआ, फैमिली नेम हुआ, और सईद इस तरह फैमिली नेम हुआ। इसमें सिर्फ गलती है कि सईद एंड अफजाल और आगे ईयर ऑफ पब्लिशिंग 2018 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, किस साल में वो हुआ, तो वो आप वहाँ स्लाइड के अंदर दे देंगे। अगर मोर देन अथर्स हैं, दो से ज्यादा हैं, मसलन मैं हो गया, अफजाल साहब हो गए, एक और कोई टीचर आ गया हमारे साथ, या 10 टीचर आ गए, 20 टीचर आ गए, या 100 टीचर आ गए, तो अगर दो से ज्यादा अथर हैं तो उसको जो फर्स्ट अथर है उसका सेकंड नेम या फैमिली नेम जिसको कहते हैं सईद, और आगे एट आल का वर्ड यूज कर देते हैं, ईयर ऑफ पब्लिशिंग आ जाएगा, या सईद एंड अदर्स, ये भी हम कर सकते हैं, आगे उसका ईयर्स आ जाएगा। तो ये हमेशा फैमिली नेम लिखना है, और अगर ज्यादा दो ऑथर हैं तो दोनों के सेकंड नेम, दो से ज्यादा हैं चाहे 100 भी हैं तो सईद एट आल।
आगे ईयर ऑफ पब्लिशिंग या सईद एंड अदर्स ईयर ऑफ पब्लिशिंग, ये था शॉर्ट रेफरेंस। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं है, इसके साथ साथ पूछ सकते हैं आप। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोग? सर राइटिंग स्टाइल में मतलब रेफरेंस भी मतलब न्यू रोमन में ही आएगा, मतलब हाँ सारा जी, जो भी हम लिखते यानी हैं। जो स्टैंडर्ड साइज है वो है ना, स्टाइल है, वो टाइम न्यू रोमन्स भी है। उसके अलावा ये दो मैंने ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे टॉप पे, टाइम न्यू रोमन्स और बुक एंटी का, ये दोनों चलते हैं नॉर्मली वर्ल्ड वाइड। तो इसके अलावा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये लोगों को पढ़ा जाए, दूर से वो पढ़ी जाए प्रेजेंटेशन। लेकिन स्टैंडर्ड यही है। अगर मैं पेपर में पूछूंगा तो आपने ये दोनों स्टाइल ही लिखने हैं, टाइम न्यू रोमन्स या बुक एंटी। ठीक हो गया सर। और बेटा क्वेश्चन यहाँ तक रेफरेंस की समझ आ गई लिखने की, कि एक अथर हो, दो हो, या तीन से हो, या ज्यादा हो? पर अगर ज्यादा हो तो ये वाला दोबारा समझा दो। बेटा अगर अरे दो से ज्यादा दोबारा हो ना, हाँ जी हाँ जी, कोई है क्वेश्चन? मैं बता दूं इसका जवाब पहले, कि दो से ज्यादा हो, तीन हो या तीन चार हो या 100 हो या 200 हो एक अथर में, तो उसमें ये है कि एट ऑल एक वर्ड होता है, ETAL, आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, डॉट कॉमा उसके बाद ये लफ्ज यूज करते हैं। फर्स्ट का सेकंड नेम यानी फैमिली नेम और आगे सारा एट ऑल, या सईद एंड अदर्स, ये भी यूज कर सकते हैं। आगे ईयर्स ऑफ पब्लिशिंग। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? सर बाकियों के नाम नहीं मेंशन करने, सिर्फ फर्स्ट वो वाले का शॉर्ट में करना है नहीं करने, मेंशन। वो लॉन्ग रेफरेंस में करने, इसके बाद हम पढ़ेंगे ना लार्ज रेफरेंस जो एंड पे देना है, उसमें होगा। जी जी, ठीक हो अभी गया, आपने थैंक यू शॉर्ट सर। में, मैं आपको शॉर्ट के बारे में बता रहा हूँ। जी सर, ठीक है, थैंक यू। क्लियर है? जी सर। और सर ईयर ऑफ पब्लिशिंग में बस जिस मतलब फर्स्ट का जो मेंशन किया है फिर उसका ही फिर लिख जो भी देंगे जिस ईयर है, जिस साल साल में में वो हुआ। पेपर पब्लिश हुआ होगा। सही हो गया। अब आगे आप देखें स्क्रीन पे आ रहा होगा, लार्ज रेफरेंस कैसे देना है, लॉन्ग रेफरेंस भी इसको बोलते हैं, जो एंड पे देना है प्रेजेंटेशन के। यानी उसमें फिर डिटेल आपने देनी है क्या, चाहे वो 100 अथर है तो 100 की 100 की डिटेल आएगी, 10 या 10 की डिटेल आएगी। अथर डिटेल यानी कंप्लीट नेम ऑफ ऑल अथर, फर्स्ट नेम भी और फैमिली नेम भी, वो दोनों ही देने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अथर चाहे 10 हो, 100 हो, 1 हो, 50 हो, जितने भी अथर हैं उनकी डिटेल आपने देनी है। सेकंड पॉइंट पे आप देख रहे होंगे ईयर लिखा हुआ है, ईयर भी आपने मस्ट मेंशन करना है। ये 5 या 6 पॉइंट हैं लॉन्ग रेफरेंस के। पहला हो गया अथर डिटेल, दूसरा हो गया ईयर, तीसरा हो गया कि वो बुक और जर्नल का नेम जहां वो पब्लिश हुआ है उसका टाइटल देना है आपने। ठीक है, या बुक है तो बुक का नेम, या जर्नल है तो जर्नल, नहीं सॉरी, फर्स्ट हो गया अथर डिटेल, सेकंड हो गया ईयर, और थर्ड हो गया जो टाइटल आपका है ना उस पेपर का, जहां से आपने वो मटेरियल लिया है, उसका उसका टाइटल देना है। ये बुक और पेपर आगे गलती से लिखा गया है, ये नहीं होगा। तीसरा पॉइंट सिर्फ टाइटल होगा। और चौथा पॉइंट होगा कि जर्नल नेम, बुक नेम, न्यूज़पेपर या जिसमें वो पब्लिश हुआ है, फोर्थ में वो आएगा। थर्ड में सिर्फ टाइटल आएगा, आगे बुक और पेपर ये नहीं आपने कंसिडर करना है। और उसके बाद फिर जिस साल में, एक साल के अंदर 2 या 3 वॉल्यूम आते हैं, या 4 वॉल्यूम, 3 महीने के बाद एक वॉल्यूम आ जाता है, या 6 महीने के बाद एक वॉल्यूम आ जाता है। यानी साल में 2 वॉल्यूम भी आ सकते हैं, साल में 4 वॉल्यूम भी आ सकते हैं, और एक वॉल्यूम के अंदर 10 पेपर होते हैं। ठीक है, और एक वॉल्यूम के अंदर, वो बात की बातें हैं। फिर उस वॉल्यूम का भी आपने नाम देना है। इशू भी होता है एक, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करता आपसे, लेकिन पेज नंबर होते हैं कि एक बुक के अंदर किस पेज से आपने ये मटेरियल उठाया है, वो 10 नंबर पे है, 100 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, वो पेजेस नंबर भी आपने देने हैं। जब मैं पूछूं कि लॉन्ग रेफरेंस की मेरे को ये पॉइंट एनलिस्ट करें, तो आपने ये 4 या 5 या 6 जितने भी पॉइंट हैं ये एनलिस्ट कर देने हैं, कि फर्स्ट अथर डिटेल्स, सेकंड ईयर, थर्ड टाइटल, फोर्थ जर्नल नेम, बुक नेम या न्यूज़पेपर, फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ पब्लिशिंग, सिक्स पेजेस नंबर। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ईयर का भी मसला बन जाता है कि एक साल में 2 पेपर आ जाते हैं सेम ऑथर्स के, तो फिर आपने वो ईयर कैसे देना है, वो फिर आप साथ में, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ए बी मेंशन किया हुआ है, कि 2018 में पहला जो पब्लिश हुआ होगा उसको साथ ए लिख देंगे, और जो दोबारा सेम पेपर होगा उसको बी लिख देंगे। तो ये साथ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये तो आपको पता ही होगा, ए और बी आपने लाजमी लिखना है। यहाँ तक आपको समझ आई है लॉन्ग रेफरेंस की? सर ये ए बी वाला रिपीट कर दें दोबारा से।
बेटा एक साल में मेरे मेरे मैं अकेला ऑथर हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे 2 पेपर एक ही साल में पब्लिश हो गए हैं। आप दोनों का रेफरेंस देना चाहते हैं तो दोनों के साथ आप डिफरेंस कैसे करेंगे? तो उसमें आप 2018 में ही दोनों हुए हैं तो एक के साथ जो पहले जो मंथ देख लेंगे कि एक जुलाई में हुआ है और एक दिसंबर में हुआ है, तो जुलाई वाले के साथ आप ए इंडिकेट कर देंगे और दिसंबर वाले के साथ बी इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है सिर्फ। सही हो गया। और सर जो थर्ड पॉइंट ऊपर टाइटल जो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा है, हाँ, उसमें टाइटल मतलब वो टाइटल टॉपिक मीन का जो हमने मैंने लिखें मैंने जैसे आर्टिकल बुक लिखा के है ना, अंदर उसका वो मैंने टॉपिक। टाइटल दिया होगा। मतलब मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ सही हो गया। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स, फॉर एग्जांपल, ये सही टाइटल है। आपने वहां से कॉपी करना है। ये आगे जो बुक और पेपर लिखा गया है ये नहीं कॉपी करना, ये गलती से लिखा गया है। ये चौथा पॉइंट था जो जर्नल नेम, बुक नेम और न्यूज़पेपर। जी ठीक हो गया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबका? अब ये कुछ ये इंटरनेट की चीजें हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आप खुद भी पढ़ लेंगे कि लिंक कैसे देना होता है, किसी वेबसाइट का कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक था कि हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। अब वैसे भी जूम हमारा खत्म हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, 40 मिनट हो गए हैं। तो ये आपने कल मेरे साथ डिस्कशन करनी है। कल मैं पढ़ाऊंगा हाउ टू डिलीवर, यानी कल से मीन थर्सडे को 3 बजे, हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन। आज